आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि एआईबी का एग्जाम जो 22 दिसंबर को कंडक्ट होने वाला है, उसमें 4 नंबर का पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अर्थात पीआईएल से पूछा जाता है। आइए देखते हैं पीआईएल के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में अगर आप पूरा देखेंगे कंप्लीट, तो जो भी प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे जा रहे हैं, उन सभी क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट किया और एक देखा कि वो जो पृष्ठभूमि रही है क्वेश्चन पूछने की पीआईएल से, वो क्या रही है। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सेक्शन से हट करके क्वेश्चन, जो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और पीआईएल से रिलेटेड जितने भी केस लॉ है, केस लॉ से मैक्सिमम केसेस पूछे गए हैं। और उसी के साथ साथ जो पीआईएल का मैक्सिमम बार तो मैंने ये देखा कि पीआईएल के जनक कौन है, पीआईएल के जो है फादर कौन है, ये बार बार क्वेश्चन जो है रिपीट कर रहा है। तो जो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि पीआईएल का जो है कहां से उसकी ओरिजिन हुई, और पीआईएल का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल बेसिस क्वेश्चन और जो हिस्टोरिकल बेसिस क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम रहे हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम लोग पीआईएल कंप्लीट करते हैं कि पीआईएल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एआईबी में टोटल 4 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और पीआईएल का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब कोई ऐसा लिटिगेशन, कोई ऐसा वाद दायर करना जो पब्लिक के इंटरेस्ट में हो, लोक हित में हो। अगर बात करें पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो अगर पूछ ले कि मदर ऑफ पीआईएल कौन है, तो आप याद रखिएगा पुष्पा कपिला हिंगोरानी। पुष्पा कपिला हिंगोरानी जो है वो मदर ऑफ पीआईएल हैं। वहीं बात करें अगर फादर ऑफ पीआईएल की, तो वो पीएन भगवती हैं। ये सीजेआई भी रहे हैं 1985 से 1986 के समय में, कालांतराल में ये जो है सीजेआई भी रहे हैं, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। और यही जो है पीएन भगवती ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अर्थात पीआईएल के जो है फादर माने जाते हैं। अगर बात करें कि इंडियन लॉ में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो सोर्स है वो कहां से आता है, कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो स्रोत है वो इंडियन लॉ में कहां दिया हुआ है, तो अगर बात करें आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां पे हाई कोर्ट को जो रिट, किसी भी कोई भी जो रिट दायर किया जा रहा है हाई कोर्ट में, आर्टिकल 32 के द्वारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, तो ये भी जो है एक पीआईएल के दायरे में आता है। वहीं बात करें आर्टिकल 226 की, तो ये सुप्रीम कोर्ट में जो रिट दायर किया जाता है, ये भी यहां से भी पीआईएल का जो है जन्म होता है। अगर बात करें सीआरपीसी की धारा 133 और बीएनएसएस की धारा 152 की, तो यहां जो मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट को यह पावर दिया गया है कि कोई भी जो पब्लिक इंटरेस्ट में कोई ऐसा केस है जो पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो उसको इंटरटेन करने का जो राइट है वो जो है मजिस्ट्रेट को प्रदान किया गया है। अगर ये सेक्शन पूछे तो आप याद रखिए कि सीआरपीसी का धारा जो है 133 है, और वहीं बीएनएस में इसकी जो धारा है वो बदल करके 152 कर दी गई है। बाकी हम ये देखें कि जो पीआईएल जो दायर किया जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो पब्लिक हित में, लोक हित में जो वाद दायर किया जाता है, उसमें कौन कौन से ऐसे मैटर हैं जिनमें जो पीआईएल के अंतर्गत जो है इंटरटेन की जाती है। जैसे बॉन्डेड लेबर मैटर, किसी से भी बंधुआ मजदूरी नहीं करवाई जा सकती है, तो ये भी पीआईएल के अंतर्गत आता है। निग्लेक्टेड चिल्ड्रेन। तीसरा है नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेज टू वर्कर्स एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कैजुअल वर्कर्स, मतलब जो ऐसे लेबर हैं, ऐसे वर्कर हैं जिनसे काम करवाने के बाद उनका जो मिनिमम जो वेजेस तय किया गया है उसकी मजदूरी, मिनिमम मजदूरी नहीं दे रहे हैं, तो वो भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंतर्गत आता है। अगला बात करें एट्रोसिटीज ऑफ वुमेन। अगला जो है इन्वायरमेंट पोल्यूशन एंड डिस्टर्बेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। अगला है फूड एडल्ट्रेशन। फूड एडल्ट्रेशन मतलब जो खाद्य पदार्थों में मिलावट की बात आती है, भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो है मामला माना जाता है कि उसके अंतर्गत भी पीआईएल दाखिल किया जा सकता है। अगला है मेंटेनेंस ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर, मतलब संस्कृति और सांस्कृतिक और जो सामाजिक धरोहर है उसको भी यदि कोई क्षत पहुंचा रहा है तो उसके अगेंस्ट भी जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर किया जा सकता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ है उसको हम एक एक करके बारी बारी से देखेंगे। आइए देखते हैं कि जो हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस था, इसमें क्या जो है पीआईएल से रिलेटेड क्या जजमेंट दिया गया था और ये क्यों पीआईएल के लिए इंपॉर्टेंट केस है। तो ये जो पुष्पा
कपिला हिंगोरानी, अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताएं कि जो पुष्पा कपिला हिंगोरानी है वो मदर ऑफ द पीआईएल के नाम से जानी जाती हैं। तो फिर ऐसा इस केस में क्या हुआ था जिसकी वजह से इनको पीआईएल का मदर के नाम से जाना जाता है? तो हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में, जैसे ये जो पुष्पा कपिला हिंगोरानी है, ये द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर रहता है, उसमें पढ़ती हैं कि बहुत सारे ऐसे जो अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं जो जेल में रखा गया है, जिनके ऊपर ट्रायल चल रहा है, अभी जजमेंट नहीं आया है, और उन लोगों को अभी जो जजमेंट नहीं आने के बावजूद, जबकि अभी उन्हें दोषी नहीं करार किया गया है, फिर भी उन्हें जेल में रखा गया है। तो ऐसी जो अंडर ट्रायल प्रिजनर की संख्या है वो बहुत सारी है जो जेल में बंद पड़े हुए हैं। ये भी हो सकता है कि बाद में जो जजमेंट आए, जजमेंट के बाद वो निर्दोष साबित हो, तो उनका जो कीमती टाइम है वो नष्ट हो जाएगा और बिना किसी जो है वजह के, जबकि उसमें वो दोषी भी नहीं पाए जाएंगे। तो इसमें एक पीआईएल दाखिल करती हैं कपिला हिंगोरानी, जिसमें हुसैनारा खातून और इसमें 5 लोग और रहते हैं, जिनको लेकर के एक पीआईएल दाखिल करती हैं कपिला हिंगोरानी। और इसी पीआईएल को संज्ञान में लेते हुए जो जजमेंट दिया जाता है, उस जजमेंट में इन सभी को और इनके साथ साथ कुल 40,000 कैदियों को जो जेल में अंडर ट्रायल प्रिजनर के रूप में थे, जिनका जो है जजमेंट नहीं आया था, अभी उनको दोषी करार नहीं किया गया था, उनको जो है फैसला के तहत सजा नहीं दिया गया था, फिर भी अंडर ट्रायल में उनको जो है 40,000 ऐसे कैदी थे जिनको रिहा किया गया था। तो उसी हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस के बाद जो पुष्पा कपिला हिंगोरानी है, इनको मदर ऑफ पीआईएल के रूप में जाना जाने लगा। अगला जो केस लॉ है इंपॉर्टेंट वो है, अब देखिए 2 बातें हैं। एक तो पीआईएल से रिलेटेड ऐसा केस था जो रिपोर्टेड था, एक था कि अनरिपोर्टेड था। वो रिपोर्टेड नहीं था, जो रिपोर्टेड केस था वो था हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इससे पहले एक मामला हुआ था मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल थाई के मामले में 1976 में। इसमें जो जस्टिस थे कृष्णा अय्यर साहब थे। इसमें कृष्णा अय्यर साहब जो जस्टिस थे, तो ये नॉन रिपोर्टेबल मामला था जो है। तो अगर बात करें पीआईएल का जो सर्वप्रथम पहला जो केस है जिसमें पीआईएल के कॉन्सेप्ट का जो है उदय हुआ, तो पहला जो नॉन रिपोर्टेबल केस है, वो नॉन रिपोर्टेबल केस जो था मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल थाई का केस था, जिसमें कृष्णा अय्यर साहब जो है जस्टिस थे। तो अगर पूछे क्वेश्चन, यही देखिए 2 क्वेश्चन बन सकता है, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। ऐसा पूछे कि पीआईएल का जो सर्वप्रथम जजमेंट है पीआईएल से रिलेटेड वो किसमें दिया गया था, तो ये नॉन रिपोर्टेबल था, तो इसके जजमेंट दिए थे कृष्णा अय्यर साहब। अगर सर्वप्रथम की बात करेगा तो कृष्णा अय्यर साहब सही होंगे। अगर वही बात करेगा रिपोर्टेबल जो पहला मामला था पीआईएल से रिलेटेड हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का मामला था, इसमें पी कपिला हिंगोरानी जो कि एक वकील थी जिन्होंने पीआईएल दाखिल किया था, तो इनको जो है मदर ऑफ पीआईएल के नाम से जाना जाता है। अगला केस लॉ है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब हम यहां देख लिए कि जो मदर ऑफ पीआईएल है वो पी कपिला हिंगोरानी है, और जो पहले जस्टिस थे जिन्होंने पीआईएल से रिलेटेड पहले मामले में जो है जजमेंट दिया था वो कृष्णा अय्यर साहब थे। तो फिर बात आती है कि जस्टिस पीएन भगवती साहब, जिनको मैंने अभी कुछ टाइम पहले बताया कि पीएन भगवती जी को फादर ऑफ पीआईएल के नाम से जाना जाता है, जो पहले सीजीआई भी रह चुके हैं इंडिया के। तो इनको आखिर फादर ऑफ पीआईएल क्यों कहा गया? तो एक मामला था एसपी गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का मामला। इसमें एक जो महत्वपूर्ण जजमेंट दिया गया था कि पहले जो पीआईएल का मामला था वो पीआईएल देखने के पहले, पीआईएल दाखिल करने के पहले ये देखा जाता था कि किसी भी फंडामेंटल राइट को वो ब्रीच किया है कि नहीं किया है। तो यदि फंडामेंटल राइट को ब्रीच किया रहता था तो उसके खिलाफ पीआईएल दाखिल किया जाता था, लेकिन वो जो है पब्लिक इंटरेस्ट में ही होना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा, कभी भी जो है पीआईएल एडवर्सियल मैटर में नहीं होगा। एडवर्सियल मतलब कि किसी प्राइवेट इंटरेस्ट से रिलेटेड प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट जो है पीआईएल दाखिल नहीं किया जाता। ये मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीआईएल का कि किसी भी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट पीआईएल दाखिल नहीं किया जाता है, हमेशा वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट ही दायर किया जाता है। तो इस मामले में
पहले ये था कि यदि उस जो भी पीआईएल दाखिल करना है तो ये देखा जाता था कि फंडामेंटल राइट डिस्प्यूट हुआ है कि नहीं, सॉरी फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ कि नहीं हुआ है। और यही इस जजमेंट में क्या कहा गया कि फंडामेंटल राइट ही नहीं, केवल जो पब्लिक इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट को भी अगर कोई प्रभावित कर रहा है तो ऐसे मामले में जो लोक हित को प्रभावित कर रहा है उसमें जो है पीआईएल जो है दाखिल किया जा सकता है। और इसी जजमेंट के बाद मानो कि पीआईएल की एक बाढ़ सी आ गई। पीआईएल लगातार लोग जो है गलत इरादे से, जैसे कि कुछ लोग फेमस होने के इरादे से कि पीआईएल के थ्रू मेरा नाम हो जाएगा, पीआईएल के थ्रू लोग हमको जान जाएंगे, तो पीआईएल दाखिल करना चालू कर दिए, जिसके बाद ये पीआईएल में मानो कि एक बाढ़ सी आ गई थी। इसीलिए इस जजमेंट के बाद जो जस्टिस पीएन भगवती साहब हैं, इनको फादर ऑफ पीआईएल की जो है उपाधि दे दी गई थी। मतलब हम लोग फादर ऑफ पीआईएल के नाम से पीएन भगवती साहब को जानते हैं। वहीं एक अगला मामला था जनता दल वर्सेस एच.एस. चौधरी 1992 का मामला। इस मामले में जो है, इस मामले का जो जजमेंट रहा है वो सीधे तौर पे एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 का जो मामला जो जस्टिस पीएन भगवती जी के द्वारा जजमेंट दिया गया था, इस जजमेंट को पूर्णतः जो है सपोर्ट करता है। ये रिलेटेड जो अगला केस लॉ है वो है बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983। इसमें जो कोर्ट है वो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया जो पीआईएल है, पीआईएल इज नॉट द नेचर ऑफ एडवर्सरी लिटिगेशन। जो अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताए हैं कि पीआईएल का जो नेचर है वो कभी भी किसी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट जो है पीआईएल दाखिल नहीं किया जा सकता, हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट के जो है अगेंस्ट ही पीआईएल दाखिल किया जा सकता। अगला जो महत्वपूर्ण मामला है वो है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का मामला। इसमें जो है जो सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट का है, इसमें यह कहा गया कि ये जो सेक्शन 66A आईटी एक्ट का वो क्या है, आर्टिकल 19(1)(a) का जो है ब्रीच करता, वायलेट करता है। तो इसको जो है पीआईएल का एक मामला, पीआईएल से रिलेटेड एक केस लॉ नोट कर लीजिए आप लोग। अगला जो केस लॉ है शीला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988 का मामला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है क्योंकि पहले जो जुवेनाइल जस्टिस आया उस सन जुवेनाइल जस्टिस 2000 में आया, लेकिन उससे पहले शीला बरसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988 का जो मामला है, इसमें ये जजमेंट दिया गया कि जो चिल्ड्रेन हैं, चिल्ड्रेन को इसमें पीआईएल एक दाखिल किया गया था कि जो चिल्ड्रेन हैं, चिल्ड्रेन को जो है रिमांड पे रखा जाए हाउस एंड ऑब्जर्वेशन होम्स में। मतलब कोई अगर ऐसा जो किशोर है जो अंडर 18 एज का है, वो यदि कोई ऐसा कोई मामला कर देता है और उसको जजमेंट में उसको सजा दे दी जाती है, तो उसको अन्य जो अपराधी हैं उनके साथ न रखा जाए, बल्कि उनको जो है अलग से हाउस में और कोर्ट ऑब्जर्वेशन में रखा जाए। ये जो पीआईएल दाखिल किया गया था शीला बरसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988 में। अगला जो इंपॉर्टेंट केस है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000। इसका जो सेक्शन 8 का सबसेक्शन 4 है द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, इसमें ये जो है निर्धारित किया गया कि जो भी एमपी एमएलए हैं, यदि किसी भी मामले में उनको जो है पनिशमेंट दी जाती है 2 ईयर का, तो उनको वो जो है अपनी सीट जो है लूज कर देंगे, अपनी सीट जो है खो देंगे। अगला जो केस लॉ है ओलियम गैस लीक केस 1985। इसमें एक श्रीराम फर्टिलाइजर नाम की एक कंपनी होती है जिससे जो है ओलियम गैस लीक्ड हो जाता है, जिससे जो है बहुत ज्यादा लोक हानि होती है। और इसको ये तय किया गया कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस है। मतलब इसमें आपका मेंसरिया नहीं देखा जाएगा कि आपका इंटेंशन था कि नहीं पब्लिक को नुकसान पहुंचाने का, ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस के अंतर्गत आएगा, जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसमें आपका मेंसरिया नहीं देखा जाएगा, नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। तो इसकी भरपाई तो जो है कंपनसेशन के द्वारा किया गया था। भरपाई नहीं कह सकते हैं, भरपाई अब किसी जन हानि हो गई है, किसी पब्लिक की मृत्यु हो गई है, डेथ हो गया है, तो ऐसे उसकी भरपाई तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको पनिशमेंट जो है दिया जा सकता है कंपनसेशन लगा करके। अगला जो इंपॉर्टेंट केस ला है ताश ट्रेपेजियम केस 1984। इसमें यह हुआ कि जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर थी
वो जो ताजमहल है आगरा में, उसके आसपास जो भी इंडस्ट्रियां थी, इंडस्ट्रियों के द्वारा जो है गैस निकलते थे, उस गैस के द्वारा जो ताजमहल के जो संगमरमर थे, वो संगमरमर का जो कलर था वो डिस्कलर हो रहा था, वो डैमेज हो रहा था। तो इसके लिए ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो है केस माना गया और इसमें सारी इंडस्ट्रियों को वहां से हटाने का, सब इंडस्ट्रियों को बंद करने का आदेश दिया गया था। अगला जो केस रहा है विशाखा वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। ये जो विशाखा, ये एक एनजीओ था, एनजीओ, इसने पीआईएल दाखिल किया था और सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है गाइडलाइन जारी किया था, जिसे विशाखा गाइडलाइन के नाम से जाना जाता है, जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एट वर्क प्लेस की बात करता है। अगला जो केस लॉ है दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। इसमें क्या हुआ था कि एक लेडी थी, लेडी सर्वेंट थी, डोमेस्टिक सर्वेंट थी, जो घरों में जाकर के काम करती थी। उसका जो है कुछ आर्मी के ऑफिसर थे, उनके द्वारा जो है उसको उसके साथ रेप किया गया था। और ये जो दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 है, इस केस में जो है ये निर्धारित किया गया था कि जो है ऐसी रेप विक्टिम जो भी डोमेस्टिक वर्कर हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट हैं, उनको जो है सहायता प्रदान की जानी चाहिए। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है पीआईएल से रिलेटेड।